नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम पहला चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और नमस्कार। आप पहले चरण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। पहले चरण में आपका स्वागत है। आज पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होने वाला है और 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें अगर जो आपको हम बताएं कि 8 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की 6 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जी, जैसे कि आप यहाँ हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पहले चरण का चुनाव है जो कल से शुरू हो जाएगा। पहले चरण की वोटिंग है जो कल सुबह से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर जो है मंडला, जबलपुर और बालाघाट की बात करें तो यहाँ पर कल जो है पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो चुकी है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे चुनाव के रण की, तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुका है। दूसरे चरण की शुरुआत भी अगर बीजेपी की कहें तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें सीटों की, तो यहाँ पर मंडला, जबलपुर, बालाघाट जो सीट है उस पर चुनाव जो है कल खेला जाएगा। यहाँ पर दांव लगाया जाएगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद होती हुई नजर आएगी कल। तो इसके विवरण के बारे में भी हम चाहेंगे कि वैशाली आप बता दें हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर कौन कौन चुनाव मैदान में है, किनसे मुकाबला है। एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन किसका मुकाबला किससे है और क्या है उसकी स्थिति, सीट की स्थिति। जी, चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कल जो है किस सीट पर, मंडला सीट पर चुनाव होने वाले, उसकी स्थिति के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर पहले सीट जो है यहाँ पर मंडला सीट पर चुनाव होने वाला है। यहाँ पर मंडला सीट से अगर हम बात करें प्रत्याशी की, तो यहाँ पर आपको बता दें फग्गन सिंह कुलस्ते जो मैदान में है बीजेपी से, और कांग्रेस से प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम जो है वो मैदान में नजर आने वाले हैं। मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या आपको बता दें 13,21,133 है। साथ ही अगर यहाँ पर पुरुष वोटरों की संख्या की बात करें तो 6,53,733 पुरुष वोटरों की संख्या है। महिला वोटरों की संख्या की बात करें तो 6,67,385 जो है यहाँ पर महिला वोटर है। और अगर अन्य वोटरों की बात करी जाए तो यहाँ पर उनकी संख्या 15 है। जी, यहाँ पर अगर जनादेश की बात करें तो अब यहाँ पर बीजेपी के जो फग्गन सिंह कुलस्ते वो चुनाव जीते थे। आपको बता दें 2019 में फग्गन सिंह कुलस्ते ने चुनाव जीता था। कुलस्ते को मिले थे यहाँ पर 7,37,266 वोट। ठीक है, भाजपा को यहाँ पर जो मिला था, प्रतिशत जो मिला था, वो उसकी बात अगर हम करें तो 48.5659% जो है उसको मत प्रतिशत मिला था। चलिए दूसरी तरफ रुख करेंगे कांग्रेस की अगर बात करें तो कमल सिंह मरावी ये चुनाव जो है 2019 में हार गए थे। उनकी कांग्रेस को यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस को स्थिति के बारे में अगर जो हम जानना चाहें तो विधानसभा की स्थिति के बारे में बता दीजिए कि इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं हैं और जो वो पोल दिखा रहे थे अभी आप, जो मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा सीट की विधानसभा की स्थिति अगर जो दर्शकों को दिखा पाए तो आप दिखाएं। वैशाली जरा इसे आप ब्रीफ कीजिए कि किन सीटों पर ये जो आपको दिख रहा है, शाहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, केवलारी, लखनादौन, गोटेगांव। वैशाली, इस पे जो 5 सीटों पर कांग्रेस है बिल्कुल और 3 सीटों पर बीजेपी है। ये पोल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये जो 2 सीटों पर बीजेपी, जो भगवा कलर आप हल्का पीले कलर में आप पोल देख रहे हैं, यानी कि उन सीटों पर शाहपुर, मंडला, गोटेगांव, ये जो 3 पोल है जो हल्का पीला दिखाई दे रहा है पोल, यहाँ पर इन सीटों पर ये शाहपुरा, मंडला और गोटेगांव है, जहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी और बाकी 5 स्थानों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ये तो स्थितियां रही। अब मंडला की साथ ही साथ 2 और विधानसभा सीटें आपके खाते में आती हैं, तो आप उसका भी जिक्र कर दीजिए। लोकसभा सीट आती हैं
और जिसमें कितनी कितनी विधानसभाएं आती हैं, इसका जिक्र आप कर दीजिए। जबलपुर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम जबलपुर की अब बात करें, बिल्कुल यहाँ पर जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी जो है आशीष दुबे, उनको मैदान में उतारा है बीजेपी ने अपनी तरफ से। और यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं दिनेश यादव पर दाव लगाया गया है। जी बिल्कुल। मतदाताओं की संख्या के बारे में भी अगर जो चाहें तो आप बता दें, कुल वोटरों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मतदाताओं की अगर संख्या की यहाँ पर हम बात करें तो कुल वोटरों की संख्या की अगर बात करें तो 18,83,411 मतदाताओं की संख्या यहाँ पर जबलपुर में है। पुरुष वोटरों की तरफ अगर रुख करें तो पुरुष वोटरों की संख्या 9,57,090 पुरुष वोटरों की संख्या है। महिला वोटरों की संख्या की बात करें तो 9,26,224 महिला वोटर्स है। और अगर अन्य वोटरों की संख्या की बात करें तो कुल 97 अन्य है। इसी के साथ यहाँ पर जनादेश की अगर बात करते हैं, ठीक है, जनादेश की अगर बात करें तो बीजेपी के राकेश सिंह जो है वो चुनाव जीते थे 2019 में। ठीक है, राकेश को मिले थे 8,26,454 वोट। जी, विस्तार में विदेश जाने की जरूरत नहीं है। राकेश सिंह यहाँ पर जीते थे, बीजेपी से थे और इनको 69% वोट मिले थे। और कांग्रेस के विवेक तनखा हारे थे। विवेक तनखा काफी अच्छे कद्दावर नेता माने जाते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ा था। जी, अगर यहाँ पर लोकसभा विधानसभा की बात की जाए तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 8 है, जिसमें पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, पनागढ़, सीहोर एसटी और 7 सीटों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो अभी जहाँ तक अभी हमने मंडला में देखा कि सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर उसका कब्जा था। यहीं अगर जो जबलपुर में देखें तो यहाँ पर 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। 2023 का ये चुनाव ये दर्शाता है कि यहाँ पर बीजेपी अच्छी स्थिति में है। जी, अब अगर जो बात करें अगली सीट का तो जी बिल्कुल, यहाँ पर अगली सीट अगर हम बात करेंगे बालाघाट की जो है अगली सीट है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बालाघाट सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर भारती पारदी को बीजेपी ने उतारा है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सम्राट सिंह सारस्वत को मैदान में उतारा है। यहाँ पर अब हम बात करें, आपको मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देंगे। तो मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो कुल वोटरों की संख्या पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर 18,71,270 जो है पुरुष, माफ कीजिएगा, मतदाताओं की संख्या है। पुरुष वोटरों की अगर बात करें तो यहाँ पर 9,26,434 पुरुष वोटर से। अगर महिला वोटरों की बात करें तो 9,41,836 है। ये वोटरों की जो है मतदाताओं की संख्या है। बिल्कुल। अब जनादेश की अगर बात कर लें, 2019 के जनादेश की, वैशाली जनादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 2019 के जनादेश में बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन जो है ये चुनाव जीते थे 2019 में। बिसेन को यहाँ पर 6,96,102 वोट मिले थे। और इस उधर पे कांग्रेस की मधु भगत जो है उनसे चुनाव हार गई थी। यहाँ पर मधु भगत को 4,54,036 वोट मिले थे। और यहाँ पर बसपा के कंकर मुंजारे बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर थे। और आपको अगर जो बता दें कि इस बार भी ये काफी चर्चा में है कंकर मुंजारे। कंकर मुंजारे चर्चा में है इसलिए कि इनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं और ये बालाघाट से बसपा से उम्मीदवार हैं। तो ये अपना घर छोड़ करके खेत में अपना आशियाना बनाए हुए हैं और ये चर्चा का विषय है। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय रहा है कि जब दोनों ही पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य जो नहीं बैठ पा रहा था, जहां पत्नी का ये कहना था कि वो अपनी पार्टी की तरफ से खड़ी है और वहीं पति का कहना था कि वो अपनी पार्टी के लिए मजबूत स्थिति में खड़े हुए, दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है काफी उछाला गया था। उसके बाद जो है कंकर मुजारे को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा था। जी बिल्कुल, और ये मीडिया की सुर्खियां बना था। आज इन 3 जो सीटों का हमने व्याख्या किया है, अपने दर्शकों से बताया है इस बारे में, इन लोकसभा सीटों के बारे में। इस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके और आपको बताएं कि इस पर जो मंडला से अखिलेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जबलपुर से आदर्श भाटिया और बालाघाट से विशाल महानद। तीनों का एक बार हम स्वागत करेंगे। इसलिए स्वागत करेंगे कि काफी अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है कि हर पल, हर लोकसभा की हर एक खबर को, चुनाव से संबंधित हर खबर पर आप लोगों की बारीक नजर है। और इस बारीक नजर के कारण ही हर वो खबर जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए हम पहुंचा पा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि
खूब कांग्रेस हो या बीजेपी खूब अपनी मेहनत की है, खूब अपना पसीना बहाया है, उसके कार्यकर्ताओं ने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पसीना बहाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये है कि इन जो तीनों सीटों में अगर जो हम पहले मंडला की बात करें, वैशाली जी। अगर जो मंडला की बात करें, अखिलेश अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रचार की धूम कैसी देखने को मिली यहां पर। मंडला की स्थिति अभी दिख रही है, भाजपा है और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की टक्कर चल रही है और हालांकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन इस पार्टी पर भारी बैठेगा। नहीं, पार्टी पे कौन भारी बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, प्रचार के क्या हथकंडे अपनाए गए, कितनी तेजी से प्रचार हुआ, घर घर, अब तो जब से प्रचार थमा है तब से अब प्रत्याशी घर घर जा करके संपर्क कर रहे होंगे, तो क्या स्थितियां बन पड़ रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं प्रत्याशी, क्या क्या वादे कर रहे हैं, विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रत्याशी घर घर जो संपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हल्दी और पीले चावल डाल रहे हैं, लोगों से अपने काम का वोट मांग रहे हैं। जी, काम पर वोट मांग रहे हैं, अच्छी बात है, काम पर ही वोट मांगे जाते हैं, लेकिन विपक्ष कौन से काम पे वोट मांग रहा होगा, इस पर भी थोड़ा सा नजर डालें। तो अगर जो बात हम मंडला की कर रहे हैं आपसे, तो मंडला में जो मुकाबला है मंडला लोकसभा सीट में, वो फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम के बीच मुकाबला हो रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते पिछली बार भी जीते थे और कांग्रेस के कमल सिंह मरावी हारे थे। इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते के क्या प्रचार के क्या हथकंडे थे, क्या वो प्रचार, किस तरह के प्रचार किए, कौन कौन से काम अब उनके कार्यकर्ता जाकर के लोगों के बीच गिना रहे हैं, ये विस्तार से थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल को लेकर जो लोगों में एक आक्रोश पनप रहा है, वो उनके लिए घातक हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोदी जी को ही जिताएं, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं कहीं ना कहीं अधूरे पड़े हुए हैं और कुछ तो काम आज भी स्टार्ट नहीं हो पाए। लोगों से उन्होंने बोला कि इस बार जो है आप मोदी जी को ही जिताएं। जी बिल्कुल, मोदी जी को ही जिताएं, ये तो अच्छी बात है। मोदी जी को ही जिताने की सारी प्रक्रिया चल रही है और भाजपा मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ मोदी जी पर ही वोट मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ी विचित्र है, हम जानना चाहेंगे अखिलेश जी आपसे कि किन किन कामों को बीजेपी गिना रही है वहां पर। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा काम अगर बीजेपी गिना रही है तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की जो सुविधाएं दी, मंडला जबलपुर रोड उन्होंने बनवाया, लेकिन आज भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पीएम स्कूल वगैरह जो उन्होंने खुलवाए हैं उसके बारे में वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना जो उन्होंने चालू की, कहीं भी काम अपूर्ण पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो काम की करा रहे हैं। मंडला, नैनपुर और गाइडपुरी वगैरह में जो उन्होंने हॉस्पिटल, जो 50 बेड का हॉस्पिटल खोलने के लिए जो मेहनत की थी, वो भी अपूर्ण पड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने नवीन स्वास्थ्य केंद्र जो अतरिया, साले पानी, गोरखपुर, मोहगांव वगैरह में जो उन्होंने निर्माण कार्य कराए थे, उसके बारे में भी वह वोट मांग रहे हैं। जी अखिलेश जी, अगर आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर बात करें, जैसे कि पहले चरण की बात करें तो कल यहाँ पर जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, सुबह से ही वोट करने के लिए लोग जो है पहुंचने लगेंगे बूथों पर। लेकिन अगर यहाँ बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो यहाँ पर हर हाल में बीजेपी की जो स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, कांग्रेस का पिछड़ने का कारण जो सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है कि मंडला लोकसभा क्षेत्र जो है वो 8 विधानसभा, 8 विधानसभा में 5 कांग्रेस के प्रत्याशी ऑलरेडी जीत के बैठे हुए हैं,
लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मंडला स्थिति इतनी खराब है कि पिछले 20 सालों से मंडला में विपक्ष नाम की कोई चीज हमने देखा नहीं है। किसी भी प्रकार से विरोध कभी नहीं देखा है। कांग्रेस को हमेशा ही शांत देखा है और अभी भी जो हमारे डिंडोरी क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनका सिंह मतदान, उसका जो डिंडोरी में ही अकेला उसका वर्चस्व है। अगर बात करें हमारी तो मंडला लोकसभा क्षेत्र जो है वो 4 जिलों में बटी हुई जी। तो कहीं ना कहीं उनका जो सिर्फ डिंडोरी को ही अपने देखना, ये हमारे लोकल मंडला जिले के लिए बहुत माइनस का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ की 2 विधानसभा क्षेत्र का ऑलरेडी 2 विधायक हमारे जीत के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो लोकल मंडला की बात करें तो मंडला में कोई भी सपोर्ट उनका नहीं मिल रहा है। जी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे और उनके सामने अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम को उतारा। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो बड़ा नाम है, राजनीति में जाना पहचाना नाम है, उनके सामने यहाँ पर ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा गया है। स्थिति अगर किसकी मजबूती की बात करी जाए तो यहाँ पर किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है? देखिए, स्थिति की अगर हम बात करें तो फग्गन कुलस्ते जी की जो स्थिति है बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी या उनके भीतर घातों से ही ज्यादा प्रॉब्लम समझ में आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने पर वो फग्गन सिंह कुलस्ते जी के द्वारा जो कार्य अपूर्ण कार्य को ही गिना पा रही है, जो कार्य पूर्ण किया या जो भी कुछ है बस वो खामियां ही निकाल रही है, अच्छाई कुछ भी नहीं बता रही है। जी। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी विधानसभा के बारे में भी हमने देखा कि 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, कुल 8 विधानसभा सीट है। 1 साल पहले चुनाव हुए हैं और इस लोकसभा सीट में इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं, तो इनमें 5 पर तो कांग्रेस काबिज है और 3 पर बीजेपी। अगर वही चीज रिपीट हो गया तो फग्गन सिंह कुलस्ते का तो पत्ता वैसे ही कटता हुआ दिखाई देगा। क्या लगता है आपको? आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक रहना योजनाएं और उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं उसमें बड़े-बड़े भाजपा के बड़े-बड़े स्तर के नेताओं ने जो आके मंडला में कमान संभाली हुई है, उससे तो यही लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी का पलड़ा बहुत भारी है और बाकी जो रिजल्ट आने के बाद ही समझ में आएगा। वोटिंग से जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तभी कहा जाए। नहीं, पलड़ा भारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनकी लोकप्रियता पर भी जी। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकल में जो निवास क्षेत्र की जनता आज इस बात को कहीं ना कहीं की गलती मान रही है कि उन्होंने एक स्टेट के नेता को जो हराकर उन्होंने मंडला के लिए खोया है, वही गलती अगर लोकसभा में होती है तो मान के चलिए मंडला अगले 10 साल के लिए पीछे खोए। यानी कि एक तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा में जो जनता ने हराया था उस पर पश्चाताप कर रही है कि एक बड़े नेता को नहीं हराना चाहिए था और इस बार लोकसभा चुनाव में उनका साथ देने वाली है। आपके कहने का तात्पर्य है? जी हाँ जी, अच्छी बात है। अब हम रुख करना चाहेंगे, हम आपके पास आएंगे और भी तमाम सवाल हैं लेंगे, लेकिन हमारे और 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से भी, और आपको बता दें कि बालाघाट से भी। तो जबलपुर से आदर्श भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, आदर्श भाटिया से पहला सवाल करेंगे। वैशाली, जैसे कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 24 का रण जो है वो शुरू हो चुका है और कल इसी कड़ी में पहला मतदान जो है सुबह से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आशीष दुबे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दिनेश यादव को बनाया है। जी, वहां पर मुकाबला जो है कैसा देखने को मिल रहा है? मैं बताना चाहूंगी कि हार के हमारे विधानसभा चुनाव में है। विधानसभा चुनाव में जबलपुर जिले की बात करें, 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आई है, जबकि पहले ये हाल था कि 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 में बीजेपी का कब्जा था और 4 में कांग्रेस का कब्जा था। पर अभी इस बार जो विधानसभा से जो चुनाव हुए हैं, 8 सीटों में से सीधा 7 सीटों में बीजेपी आई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि जब बीजेपी का 7 विधायक यहाँ पर जबलपुर जिले में है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को समझ में आ रहा है कि जो सांसद भी होगा वो बीजेपी का ही बनाया जाएगा।
क्योंकि उसके पक्ष में जो है जो पार्टी है वो काफी मजबूत तरीके से। और अगर हम महापौर की बात करें, 2022 में जब महापौर का चुनाव हुआ था तो महापौर कांग्रेस पार्टी के यहाँ बना गए थे, पर उन्होंने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर दी है। तो जिस जिले में 7 विधायक हो, 1 महापौर हो बीजेपी पार्टी का, तो वहां पर जो फैसला वो एक पक्षी साफ नजर आ रहा है कि यहाँ बीजेपी का ही डंका बजेगा। जो सांसद हमारा इस बार चुना जाएगा आशीष दुबे ही एक पक्षी नजर, जनता के बीच में भी इस चीज को लेकर रुझान है कि जो हमारे इस बार सांसद बनेंगे वो बीजेपी के ही बनेंगे। और पिछले कई वर्षों से बीजेपी का ही यहाँ पे कब्जा है। इसलिए अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो हमारे राकेश सिंह है उनके द्वारा सांसद विवेक तनखा जी को हराकर बीजेपी की यहाँ पर सीट आ गई थी। और इस बार भी यही साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारे विधायक, जो हमारे सांसद है आशीष दुबे जी हैं, उनका कहीं ना एक पक्षी रिजल्ट हमें यहाँ पे जबलपुर जिले में समझ में आ रहा है। जी, हम चाहेंगे कि हमारी सहयोगी नवजीत कौर भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी नवजीत। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले चरण में जो है मतदान होने वाला है कल, अगर बात की जाए तो किस तरीके की जो है प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और किस तरीके के जो है समीकरण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी, कल जो है हमारे यहाँ जबलपुर में लोकसभा चुनाव का पहले चरण का जो मतदान है जबलपुर में हो रहा है, उसके लिए प्रशासन की पूर्ण तैयारियां की जा चुकी है, मॉक ड्रिल की जा चुकी है, बाहर से पुलिस फोर्स बुलाया जा चुका है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि ना हो। और इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्ध कराया है, जिसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर कक्ष से की जाएगी ताकि उनको लाइव देखा जा सके, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो। उसके लिए प्रशासन पूरे से मुस्तैद है, बाहर से पुलिस फोर्स बनाया जा चुका है। जितने भी मतदान केंद्र है सभी में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से जो मतदान चालू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान रहेगा। और यहाँ पर जो मतदान करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो आम नागरिक मतदान करने जा रहे हैं, उनकी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जिन मतदाताओं की पर्ची नहीं बन पाई है, जिन मतदाताओं को वोटर पर्ची नहीं मिल पाई है, उसकी भी वहाँ पर पूरी व्यवस्था पहले से की जा रही है ताकि उनको मतदान लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। देश में मोदी लहर जो है देखने को मिल रही है लगातार। यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी में कांग्रेस के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति काफी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है दमखम के साथ लड़ने को मैदान में उतर चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो जहां से कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है, तो दिनेश यादव की स्थिति की अगर बात करें तो लोगों के बीच में उनका कितना जोर है? अगर लोगों के बीच में जोर तो ना कांग्रेस प्रत्याशी का जनता के बीच में जोर है, ना बीजेपी प्रत्याशी का जोर है। हमारे जबलपुर जिले की जो जनता है ना आशीष दुबे को जानती है और ना ही दिनेश यादव को जानती है। इस बार दोनों पार्टियों ने एक नए चेहरे सामने करे हैं। पर अगर हम पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पार्टी के दम से ही वोट जीत पाएंगे, अपनी वो सीट जीत पाएंगे, क्योंकि वो एक मजबूत पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। और अगर हम दिनेश यादव की बात करें तो दिनेश यादव इस बार ओबीसी पक्ष से खड़े हुए हैं, ओबीसी से उनको चुना गया है, प्रत्याशी रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि उनका जनता में रुझान देखा तो जबलपुर जिले की जनता ने उनका शायद नाम पहली बार सुना होगा। वो अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कर चुके होंगे और कभी किसी पद में नहीं रहे, तो जनता का एक नया चेहरा है और जनता जो दिनेश यादव के प्रति किसी भी प्रकार का कोई रुझान यहाँ नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आदर्श, आपसे मेरा अब ये सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखा रही थी और मतदाताओं को जो है रुझाने की कोशिश कर रही थी, अगर बात की जाए जमीनी स्तर की तो जनता के क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है वहां की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताऊं कि जो विधान चुनाव जीता बीजेपी पार्टी के बाद वो लाडली लक्ष्मी बहना जो बनाई है, बहना योजना जो बनाई गई, उसका सबसे ज्यादा रुझान यहाँ पे जनता में दिखाई दिया गया है। और अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की और जाति धर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछड़े वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं, अधिकतर वोट उनके द्वारा बीजेपी को दिया गया है। तो सबसे बड़ी योजना धर्म और मोदी तीनों के नाम पर यहाँ पर जो है चुनाव का प्रचार किया जा रहा है और चुनाव जीतने की यही योजनाएं, कारण भी यही है। एक योजनाएं हो गई, एक धर्म हो गया और एक मोदी, तीनों की जो लहर है वो जबलपुर में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहीं से साफ समझ में आता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। और हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रोड शो भी किया गया है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और अगर हम कल की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक दृष्टि पत्र भी जारी किया गया है।
उसमें ये उन्होंने दर्शाया था कि हमने प्रदेश को लेकर किस किस योजनाओं को लेकर हम जबलपुर जिले या हम पूरे प्रदेश के हम विकास की हम बात करें तो उन्होंने विकास के पूरा चिट्ठा तैयार करा है कि अगर हमारी पार्टी यहाँ जीतती है, हमारे यहाँ सांसद बनते हैं तो हम किस तरीके से अपने प्रदेश का और देश का विकास करेंगे। तो हम यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी पार्टी का जो है जमीनी स्तर काफी मजबूत है और जबलपुर में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान काफी कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिता भी देते हैं तो ये आने वाले समय में फिर पार्टी बदल लेगी, वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोगों का पार्टी बदलना लोगों के यहाँ जो जनता है उसकी मानसिकता को प्रभावित करता है कि अगर हम किसी पार्टी के व्यक्तिगत पार्टी को हम जिताते हैं, अगर हम पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं तो उसके बाद वो व्यक्ति जो है जीतने के बाद पार्टी बदल देता है, तो वहां से जनता निराश हो जाती है। उनको ये लगता है कि हमने पर्टिकुलर पार्टी को जिताया, हमने व्यक्ति को नहीं, हमने पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ जिताया है, पर जीतने के बाद व्यक्ति अगर पार्टी बदलता तो जनता ये काफी नाखुश होती है। तो यहाँ पर सबके नजर में से बीजेपी ही आ रही है और बीजेपी का जो पलड़ा है यहाँ काफी भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से पार्टी बदलने की बात की गई है तो ये एक बड़ा संकट बना हुआ है मतदाताओं का कि वो किस पार्टी को अपना वोट दे। अगर वो वोट देते भी है तो वो अपनी पार्टी बदल लेते। चलिए, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि महिलाओं को साधा गया है योजनाओं के जरिए, अगर वहीं पे युवाओं की बात की जाए तो रोजगार को लेकर किस तरीके की स्थिति, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। मैं साफ बताना चाहूंगी कि अगर रोजगार की बात है तो रोजगार की जो घोषणाएं जो की जाती हैं कि ये युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सिर्फ मात्र घोषणाएं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पर जनता जो है इस आस में रहती है कि शायद बीजेपी की सरकार आए कि जिस तरीके वो महिलाओं को एक अनुदान राशि दे रही, महिलाओं के लिए विकास कर रही, हो सकता है कि हम युवाओं के लिए भी कुछ करें। तो युवा जो है एक आस में बीजेपी को जिताते हैं और जब बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का पार्टी का भी फर्ज बनता है कि यहाँ सिर्फ प्रदेश की ही नहीं पूरे देश के जितने भी बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार की बात की जाए, धर्म को आड़ में ना लिया जाए, योजनाओं को आड़ में ना लिया जाए, प्रैक्टिकल बात की जाए कि आज के समय में युवाओं के लिए जो रोजगार जरूरी है और जो रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए ताकि सभी का जीवन और हमारे देश का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम बालाघाट की। विशाल महानद हमारे संवाददाता बड़ी देर से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, तो आपकी बारी आ गई और आप से पहला सवाल यही है कि धुआंधार प्रचार थम गया है और थमने के बाद की स्थिति क्या रही है, प्रचार की स्थिति, पूरी स्थिति के बारे में आप बताइए कि कौन सी पार्टी किस तरह से प्रचार की और क्या क्या मुद्दे उठाए। जी विशाल। चलिए विशाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर हम मंडला की ओर रुख करें। अखिलेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने जबलपुर आदर्श भाटिया से पूछा, वो आपसे छूट गया था कि वास्तव में प्रशासन ने तैयारियां क्या कर रखी हैं मंडला में चुनाव के लिए, क्योंकि कल मतदान होना है, और क्या क्या तैयारियां हैं, दिव्यांगों के लिए क्या हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील, अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र होंगे उन पर क्या स्थिति है। मंडला में अगर तैयारियों की बात, मंडला की 3 विधानसभा क्षेत्र में 945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 6 बजे से पार्टियां ईवीएम मशीन और साथ में अन्य सामग्री लेके रवाना हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने जो है गर्मी को देखते हुए सभी जगह पर ठंडे पानी, छाछ और डॉक्टरी सुविधाओं की सारी व्यवस्था की गई है। सारे वाहन जो जा रहे हैं वो सभी वाहन जीपीएस से लैस पूरे वाहन रवाना हो रहे हैं। हर एक कुछ मतदान केंद्रों में सीसीटीवी से ही कनेक्ट किया गया है, जिसका कंट्रोल रूम जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बनाया हुआ है, जहां से सतत निगरानी रखी जा रही है। अभी थोड़ी एक घटना अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि किसी चुनावी ड्यूटी के समय एक जो शिक्षक थे मनीराम कावरे जी जो है उनका निधन हो गया है
उनकी तबीयत बिगड़ने से उनको जिला हॉस्पिटल लेके आया गया, जहां पर डॉक्टर विजय दुबे सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो चुका है। चलिए हम पुनः रुख करेंगे बालाघाट की तरफ, जहां पर विशाल महानंद एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है विशाल महानंद? जी विशाल महानंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही जी, आपकी आवाज भी हम तक प्रॉपर वे में आ रही है। तो अब सवाल वही, धुआंधार प्रचार के बाद प्रशासन की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? जी बालाघाट जिले में क्या है कि बालाघाट जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर चुके हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए 50 सुरक्षा बलों की टीम को तैनात कर दिया गया है। जिले में 319 प्रभावित मतदान केंद्र हैं, जिसमें 58 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखा जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमाओं को सील कर दिया गया है। नक्सली क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरा नजर रखा जाएगा। तो ये तो तैयारियां थी, और जैसे बता रहे हैं कि 58 अति संवेदनशील यहाँ पर मतदान केंद्र हैं। तो इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं, दिव्यांगों के लिए क्या इंतजामात हैं, महिलाओं के लिए, और इस लोकसभा क्षेत्र में पिंक बूथ कितने बने हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि इस बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में 2321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 लाख से भी अधिक मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, जिसमें पुरुष 9,28,334 है, तो वहीं महिला 9,41,821 है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। बालाघाट के 6 विधानसभा आते हैं और 2 सिवनी से आते हैं, जिसमें दोनों मिला के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,71,270 मतदाता है, जो कल 19 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत को ये मशीन में कैद करेंगे। जी विशाल, जैसे कि सही कह रहे हैं आप कि कल जो है मतदाताओं के भाग्य का फैसला होना जो शुरू हो जाएगा। पहले चरण का मतदान है, कल जो है ईवीएम में उनकी किस्मत जो है कैद होने वाली। लेकिन अगर बात करें हम दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, तो बीजेपी ने यहाँ से डॉक्टर भारती पारदी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बनाकर उतारा है सम्राट सिंह सारस्वत को। तो दोनों का अगर बात की जाए तो वहां का समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? जी मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी विगत 5 बार से यहाँ अपना कब्जा बनाया हुआ है जी। तो इस बार भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जो अभी चुनाव प्रचार प्रसार में देखने को मिला। बालाघाट जिले में एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए, साथ ही 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी यहाँ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया है। तो बीजेपी किसी भी प्रकार से इस सीट को खोना नहीं चाहती है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरे आदिवासी बेल्टों में पूरे मतदाताओं को साधने में जुटा हुआ है। हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर उनके कार्यकर्ता पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो है बीजेपी भी आदिवासियों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश करी, और कांग्रेस की भी अगर बात करें तो आदिवासी जो है एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियां जो है आदिवासी वोट बैंक की तरफ पूरा ध्यान दे रही हैं। जी दोनों पार्टी ही पूरे ताकत झोंकती हैं और आदिवासियों को ज्यादा साधने में कांग्रेस लगी हुई है, क्योंकि यहाँ जाति समीकरण देखा जाए तो जो भाजपा की प्रत्याशी है भारती जी, वो एक पवार समाज से आती है और पवार समाज की मतदाता यहाँ 4 लाख है। जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। वही अगर वोटरों की बात की जाए तो उनका क्या रुझान निकलकर सामने आ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से वो जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या क्या मुद्दे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं?
जी, मुद्दे की बात करें तो यहाँ मुद्दे में अभी फिलहाल में देखा जाए कि लोग विधानसभा चुनाव के समय में जो भाजपा ने जो घोषणाएं की थी धान की और गेहूं की, कि धान की रेट 3100 रुपए देंगे और गेहूं को 2700 रुपए देंगे, लेकिन फिलहाल उस घोषणा को भाजपा पूरा नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं जो किसान लोग हैं वो नाराज भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करें केंद्र की, तो मोदी के नाम से वो जो योजना चलाई मोदी ने, किसान सम्मान निधि जैसे और अनेक योजना चला रही है, उससे लोग प्रभावित भी हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा यहाँ प्रत्याशी बाजी मार सकती है पुनः छठवीं बार। विशाल महानद, सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने शुरू में ही ये बात की थी कि कंकर मुंजारे एक जो बसपा से प्रत्याशी हैं ये भी यहाँ से हैं और बीजेपी कांग्रेस तो आपस में लड़ाई कर ही रही है, जबरदस्त फाइट है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि कंकर मुंजारे की स्थिति क्या रहने वाली है। जी, कंकर मुजारे की बात किया जाए तो कंकर मुजारे जो विधानसभा चुनाव में वो परसपा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से के पक्ष में मतलब अपना प्रचार प्रसार किया। तो इससे क्या है, लोगों के बीच में बहुत गलत संदेश गया हुआ है, जिससे लोग कहीं ना कहीं उसको नकारने की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी अभी उनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं और ये बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी ये चीज़ें देखी गई हैं कि अब वो अपना घर छोड़ करके विचारधारा के कारण या फिर राजनीतिक कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि घर छोड़ करके खेत में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा? और बसपा के कोर वोट तो उन्हें मिलेंगे ही, वो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्या कुछ सिंपैथी वोट गेन कर पाएंगे? अब वो परिवार की बात करें तो अनुभव, उनके यहाँ पत्नी जो है अनुभव मुंजारे जी, वो कांग्रेस की ही विधायक बनी हुई है। अभी फिलहाल में क्या है, वो कांग्रेस की प्रचार प्रसार के लिए निकलने से कंकर मुंजारे नाराज हो गए और वो घर छोड़कर वहीं बाहर कहीं झोपड़ी में रहना चालू कर दिए। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो पिछली बार भी विधानसभा में इनकी ऐसी चलती रहा, दोनों पति पत्नी के बीच में हमेशा मतलब ऐसी बातें होती रही। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये एक नौटंकीबाज है कंकर मुंजारे, तो इनकी नौटंकी चालू है। तो यहाँ पर विशाल जी ये मान सकते हैं कि ये चुनावी स्टंट है? ये चुनावी स्टैंड जनता मान रही है। आपके कहने का तात्पर्य है कि कुछ खास किसी दल का वोट ये काटने में सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं, इसको कंकर मुंजारे जी किसी प्रकार की किसी पार्टी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा। तीनों हमारे संवाददाता जुड़े और अपने अपने लोकसभा जो सीट है उसके बारे में चर्चा किए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम जो अगली जो सीट है उसकी हम बात करेंगे। हमारे पास छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी 3 सीटें हैं जिसके बारे में बताएंगी हमारी सहयोगी नवजीत कौर। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी किस तरीके से 3 सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है, जिस पर 3 सीटों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और 3 सीटों पर विस्तार से चर्चा अब हम करेंगे। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं छिंदवाड़ा की ओर। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है मैदान में अपना दम भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा में एक के बाद एक जो है कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए नजर आए हैं। जो कमलनाथ के करीबी है वो भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने किस तरीके से आपने देखा कि लगातार जिस तरीके से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, जमीनी स्तर पे भी वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि अब छिंदवाड़ा और जो अन्य सीटें हैं जो शहडोल और सीधी, इसके ग्राफिक्स के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ की स्थिति क्या है। उसके बाद फिर हम अपने जो वहाँ के संवाददाता होंगे उनसे उसके बारे में जानकारी लेंगे। बिल्कुल, अगर विस्तार से बात की जाए तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किस किस के बीच में मुकाबला। अगर बीजेपी की बात की जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी से विवेक बंटी साहू है और उनके सामने मुकाबला है नकुल नाथ का। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि
अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो नकुलनाथ जो है बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से उनका सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर वहीं मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो आपको बता दें कि कुल वोटरों की संख्या 16,32,896 बताई जा रही है। अब इसमें से पुरुष वोटरों की अगर हम बात कर ले तो आपको बता दें कि 8,24,832 जो है पुरुष मतदाता है वहां पर। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला वोटरों की संख्या 8,24,823 बताई जा रही है। माफ कीजिएगा, महिला वोटरों की अगर बात की जाए तो 8,08,051 बताई जा रही है। इसी के साथ हम बात करें तो 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 53,555 युवा मतदाता सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी जहां 400 पार का नारा दे रही है, उसी के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी बात की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जनादेश की बात करेंगे तो कांग्रेस से नकुलनाथ जीते थे, आपको बता दें कि, और नकुलनाथ को मिले थे 5,87,305 वोट। अगर आगे बात की जाए तो कांग्रेस का मत प्रतिशत 47.84 रहा था। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी से तो नाथन साहा कावरेती हारे थे। बीजेपी का मत प्रतिशत 44.78% रहा था। 7 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर बात कर ली जाए तो जुन्नार देव, अमरवाड़ा, चोरई और इसी के साथ साथ सोसर, छिंदवाड़ा, परासी और पांडुरना इसके अंदर शामिल है। और 7 सीटों पर ये जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ही कब्जा है 2023 का, अगर जो चुनाव की बात करें तो बिल्कुल जी गढ़ मानी जाती है कांग्रेस सीट जो है वहां पर। छिंदवाड़ा सीट जो है कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। पहले वहां पर जो है कांग्रेस से कमलनाथ का राज हुआ करता था, अब उनके बेटे को उन्होंने उतार दिया है मैदान में, यहाँ से नकुलनाथ को मैदान में उतार दिया है। अब देखना है कि पिछला चुनाव जो है 2019 की बात करें तो नकुलनाथ ये चुनाव जीते थे, अब उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है जी। तो अब देखना होगा कि ये जो चुनाव है ये कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार और 2019 में काफी अंतर है। इस बार लगातार थोक के भाव सैकड़ों की संख्या में छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है, अपने दोनों सहयोगियों से कहूंगा कि ये देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं वो कांग्रेस के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ कुछ कहने से बच रहे हैं। तो क्या यहाँ पर स्थिति ये देखी जाए कि अंदर खाने अभी भी कांग्रेस नहीं कह सकते, नकुलनाथ और कमलनाथ की स्थिति मजबूत है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे वैसे ही हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कहलाता है, ये कौन सा रिश्ता है कि पार्टी बुरी है, व्यक्ति सही है। हम इनके बारे में नहीं कहेंगे, हम उनके बारे में कहेंगे। जिस पार्टी में व्यक्ति है हम उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करेंगे, हम पार्टी की आलोचना। ये चीज है। और ये भी देखने वाली बात आई है कई जगह कि कमलनाथ अगर जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो उसमें ये चीज देखा गया है कि इस जनसभा में जो भी स्थितियां हैं, जो भी जनसभा में देखने को मिली है, तो कांग्रेस का नाम बहुत कम ले रहे हैं और भी जो चीजें हैं उसका नाम ज्यादा, यानी कि भावनात्मक अपील ज्यादा की जा रही है। अब भावनात्मक रिश्ते कितने जोड़ पाते हैं, शेड्यूल लोकसभा सीट के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमारी सहयोगी हमारे दर्शकों को जरूर कुछ जानकारी दें उनके बारे में और सीधी के बारे में। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं। शहडोल लोकसभा सीट की बात करें तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले किस के बीच में मुकाबला है, तो बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को हैं। वहीं अगर हम मतदाताओं की संख्या की बात कर ले तो आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख जो है 12,640 बताई जा रही है। इसमें से कुल मतदाताओं की संख्या के बाद अगर हम बात कर ले तो एक बार जनादेश की ओर नजर कर लेते हैं। चलिए अब जनादेश पे हम आ जाते हैं। तो बीजेपी की हिमाद्री सिंह आपको बता दें कि जीते थे। इसी के साथ बीजेपी को मिले थे 7,47,997 वोट। अगर वही बीजेपी को मैं आपको बता दें कि प्रतिशत की बात की जाए तो 60.39% जो है मतदान रहा था। वे कांग्रेस की प्रमिला सिंह को हराया था उन्होंने, और कांग्रेस को मिले थे 27.83% मत।
बाकी अब विधानसभाओं की भी बात कर रहे हैं तो विधानसभा की क्या स्थिति है और उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले विधानसभा की स्थिति के बारे में बता दीजिए। चलिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि इसके अंदर कुल विधानसभा सीटें 8 आती हैं, जिसमें से आपको अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें आती है और अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़। वहीं शहडोल जिले की 2 विधानसभाएं आती है। जय सिंह नगर और जैतपुर विधानसभा सीटें हैं। उमरिया जिले की 2 विधानसभाएं इसमें शामिल है। वही बात की जाए तो आपको बता दें कि मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा सीट इसमें आती है। कटनी जिले की 1 विधानसभा सीट भी इसके अंदर आती है। वहीं आपको बता दें कि बड़वारा विधानसभा सीट भी इसी के अंदर शामिल है। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी का इस पर कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का इस पे कब्जा माना जा रहा है। वहीं पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस का इस पे कब्जा देखने को मिल रहा है। यानी कि 7 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब अगली लोकसभा सीट की भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए सीधी। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं। अगली जो है आपको बता दें कि सीधी से है, जहां पर आपको सबसे पहले ये बता दें कि किस किस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी जो है कमलेश्वर पटेल हैं। चलिए, अब मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि कुल वोटरों की संख्या 20,21,393 मानी जा रही है, जिसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 10,47,933 मानी जा रही है और महिलाओं की अगर वोटरों की बात की जाए तो 9,37,442 मानी जा रही है और इसी के साथ अन्य वोटरों की संख्या 17 है। चलिए, अब जनादेश की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी की रीति पाठक यहां से जीती थी। रीति पाठक को मिले थे 6,98,324 वोट। अगर इसी के साथ कांग्रेस के अजय सिंह की बात कर ली जाए तो 4,11,818 वोट इन्हें मिले थे। वहीं बसपा से रामलाल पानिक को मिले थे 26,540 वोट। चलिए, अब बात कर रहे थे आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभा सीट आती है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कुल 8 विधानसभा सीटें आती है इस लोकसभा सीट के अंदर, जहां से आपको बता दें चुरहट, चित्रलांगी और धोहानी, सीधी, सिंगरौली, ब्योहारी, सिहावल और देवास इसमें शामिल है, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का। जी बिल्कुल, सिहावल और देवसर और 7 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। तो अब हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस धुआंधार प्रचार के बाद की क्या स्थिति है, कैसा रहा प्रचार और क्या है प्रशासन की स्थिति की क्या तैयारियां हैं, कितने संवेदनशील यहाँ पर मतदान केंद्र हैं और कितने अति संवेदनशील हैं, वहां पर प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, पोलिंग पार्टियां की क्या स्थिति है, वहां पर कब तक पहुंचेंगी। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे शहडोल और सीधी की। हमारे संवाददाता यहाँ पर 2 संवाददाता पंकज राव शहडोल से और सीधी से प्रकाश गुप्ता, सीधी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहडोल लोकसभा सीट के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी यहाँ से जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर सारी स्थितियां स्पष्ट हैं। 3 हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हैं और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि पंकज राव और प्रकाश गुप्ता भी हैं शायद। चलिए सवाल करते हैं, हम सवालों की शुरुआत करते हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी से। शहडोल की हम बात करेंगे, शहडोल की बात करेंगे। शहडोल लोकसभा सीट की जाहिद हुसैन सिद्दीकी, यहाँ पर जो भी शहडोल में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला है या फिर जो चुनाव धुआंधार प्रचार देखने को मिला है, उसको आप किस तरह से देखे हैं, किस तरह के प्रचार हैं और क्या क्या मुद्दे यहाँ पर विशेष रूप से देखे गए हैं। देवेंद्र जी, अगर बताना चाहे शहडोल लोकसभा की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र शहडोल के लिए निर्वाचन
के जो उम्मीदवारों की बात करें, जो प्रत्याशी हैं, कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रहे। इन 10 प्रत्याशियों में जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भाजपा है, इनके बीच का मुख्य मुकाबला है। क्योंकि अगर बता दें, शहडोल जो पूरा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बेल्ट है, इसलिए ये सीट जो है आदिवासी के लिए आरक्षित है और यहाँ प्रत्याशी भी आदिवासी कोटे से ही है। अगर देखें मुख्य मुकाबला की अगर बात करें, हम कहीं तीसरे प्रत्याशी मौजूदगी की हम कहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी से हो सकता है, और चूंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। क्योंकि वर्तमान सांसद हिमांद्र सिंह है यहाँ पे, जो सिटिंग एमपी भी है, और उनका मुकाबला कांग्रेस का फग्गन सिंह मार्को से है। क्योंकि अब देखना होगा, चूंकि ट्राइबल एरिया है, उनकी जो अभी तक की योजनाएं थी, उन्होंने किन किन सौगातों से अपने क्षेत्र को पुरस्कृत किया है, क्या विकास कार्य कराए हैं, उनके मतदाता उनके ऊपर कितना मतलब वो भरोसा करते हैं, उस भरोसे को कितना पॉजिटिव लेके अपने पक्ष मतदान करवा पाती है। उन तमाम चीजों के साथ ये होगा उम्मीदवारों के लिए। और चूंकि अगर कांग्रेस की बात करें, जो फग्गन सिंह मार्को हैं, ये चूंकि 4 बार के विधायक है, चलिए इनका मुकाबला सांसद हिमांद्र सिंह से है। अब एक क्या मतदान और मतगणना के बाद परिणाम आते, ये देखना होगा। अभी जैसे ये देख रहे हैं आप, आखिरी चरण में चल रहा है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब मतदान दल बाकायदा अपने स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो चुका है। अगर हम बात करें शहडोल लोकसभा का कटनी जिले का एक बड़वारा विधानसभा क्षेत्र पूरा शहडोल में आता है, जहां पे 299 मतदान केंद्र हैं और लमसम 2,55,458 मतदाता हैं। उन्हीं पोलिंग बूथों के लिए मतदान कर्मी अपने मतदान सामग्री लेके रवाना हो चुके हैं। और यहाँ से स्ट्रांग रूम भी पीछे बना हुआ, जहाँ तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं, ये तमाम दल अपने अपने केंद्रों के लिए, अपने अपने जगहों के लिए निर्धारित जहां जहां उन्हें ड्यूटी दी गई है, उन गंतव्य के लिए रवाना हो रहा है। अब इस तरह देखा जा सकता है कि लोकसभा का चूंकि आखिरी गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और मतदान करवाएंगे। उसके बाद सुरक्षित अपनी टीम के साथ यहाँ आके स्ट्रांग रूम में ईवीएम अपनी और वीवीपैट मशीनें जमा करेंगे। आज हालांकि यहाँ से मतदान दलों को वो समस्त सामग्रियां वितरित की जा रही हैं जो उन्हें मतदान केंद्रों में जरूरत होती है। दस्तावेजों की बात करें या ईवीएम वीवीपैट की बैटरी की बात करें, ये जो तमाम चीजों पूरा किट होता है, पूरा टूल किट दिया जाता है। जी देवेंद्र जी। जाहिद, जैसे अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हिमाद्री जो है उनको उतारा है बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने फुंदेलाल मार्को को उतारा। अगर हिमाद्री की बात करें तो पिछले चुनाव जो 2019 का चुनाव है वो जीती हुई है। उन्होंने वहां से, आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रमीला सिंह है उनको हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला जो है प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को से। समीकरण क्या कहते हैं वहां के? अगर बात करें हिमाद्री सिंह की, हिमाद्री सिंह एक कांग्रेस की पूर्व की मेंबर रही हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुके, चुनाव भी जीती कांग्रेस से। पर चूंकि अगर बात करें तो इन्होंने भी दल बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया और भारतीय जनता पार्टी ने इन पे इनकी निष्ठा जताई, इन पर भरोसा जताया और इनको उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी तरफ से विजयी हुई। अगर देखें हिमाद्री सिंह का जो दूसरा कार्यकाल है, इनके जो योजनाएं हैं, उस क्षेत्र की जो विकास कार्य है, उन तमाम चीजों पे भी कई सवालिया निशान भी हैं। कई लोगों का कहना भी है कि ये क्षेत्र पूरे टाइम मौजूद नहीं होती है, जो विकास कार्य है उससे खरी नहीं उतरती। अगर हम बात करें विरोध की, विपक्ष की बात करें, जो विपक्ष विरोध करता है तो स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष विरोध विपक्ष दल करता है। कांग्रेस हमें विपक्ष में खड़ा रहा है और कांग्रेस का कार्य ही है जब विपक्ष में तो विरोध करना, कार्य कोई भी हो विरोध करना, यानी कि एक विपक्ष का कार्य होता है। जो फग्गन सिंह मार्को जो शहडोल लोकसभा से सांसदीय प्रत्याशी के बतौर मैदान में खड़े कांग्रेस तरफ से अधिकृत प्रत्याशी है, क्योंकि वहां पुष्पराजगढ़ 4 बार के विधायक भी हैं। ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता है और अनुभवीशील व्यक्ति है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें मतदान के बाद जो परिणाम आते हैं वो चौंकाने वाले नहीं होंगे। वो सभी को मालूम है आने वाले परिणाम क्या हो सकता है। पर चूंकि फिर भी अगर देखें, मतदाता अंतिम समय तक मतदाता मौन होता है, अपने मतदान का जिक्र नहीं करता। अब बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है कि सर्वे भी फेल हो रहे हैं। अब हिमाद्री सिंह का जीत और
हार और फग्गन सिंह के मार्को की जीत हार, ये तमाम चीजें तय होती हैं कल के मतदान के बाद आने वाले के आंकड़े पर एक कितने प्रतिशत मतदान हुआ। यदि मतदान की अगर बात करें, मतदान अगर ज्यादा होगा तो हमेशा सत्ता खिलाफ ही मतदान होता है, और मतदान अनुपात से कम हुआ तो सत्ता के साथ जाता है। इन तमाम चीजों का आकलन और अपन करेंगे कल मतदान के बाद का क्या प्रतिशत निकल कर आता है, इससे सही सही अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा। वैसे हिमांद्री सिंह एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, योग्य महिला है, पर चूंकि चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में विपक्ष भी होता है, विपक्ष काम होता है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, उनके अवगुणों को बताना, असामाजिक बुराइयों को बताना कि इनने ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया। ये जो थी आदिवासी ट्राइबल एरिया के नाते उस क्षेत्र में विकास के बहुत सारे चीजें थी जो शायद छूटी अधूरी रह गई हैं, जिसे करना था फिलहाल वो नहीं हो पाया। हो सकता है आगामी समय में कौन सा आदत बनता है, वो अपने कार्यकाल में कितना कार्य करा पाता है, इन तमाम चीजों का अभी सब होना बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने मुकाबला तो है ही, लेकिन बीच में आपने बताया कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे जो है अगर बात की जाए तो बीजेपी को कितना असर पड़ सकता है? अगर बात करें त्रिकोणीय मुकाबला का, वास्तविक त्रिकोणीय मुकाबला, चूंकि जैसा कि बताया कि ये लोकसभा शहडोल है, पूरा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल होने के कारण जो निर्धारित यहाँ पे जो किया गया है आरक्षित वर्ग से ही प्रत्याशी बनाया जाता है, तो चूंकि तीनों ही प्रत्याशी लमसम बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है जो हाथी निशान से खड़ा रहा, तो कहीं न कहीं ये घुसपैठ बना रहे हैं सामाजिक रूप से, जातिगत जो इनके अपने जो इनके वो कहना चाहिए जो ग्राफ होगा, इनका ग्राफ है जो जातिगत, उस पर अगर कहीं भेद करते हैं, उस पर कहीं घुसपैठ करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तासीन पार्टी है, इसका विरोध होता है, इसको नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबले कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं चल पाया तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बरकरार रख सकती है। एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज राव जी। पंकज राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा के लिए कुछ जो चुनाव अभी कल होने हैं, तो उसके लिए तैयारियां क्या की हैं प्रशासन ने, क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी? देखिए देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से प्रशासन ने, जिला प्रशासन लगातार लोगों को मतदाता जो जागरूकता का अभियान था वो अभियान भी चला रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी कि मतदान करने कि प्रशासन ने व्यवस्था की सभी पोलिंग बूथ पे जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, बिजली, पानी व अन्य चीजों की व्यवस्था लगातार प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा की गई है। जो मतदान कराने वाले जो कर्मचारी थे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हो चुके हैं और अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। जी देवेंद्र। अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी होंगे, उसके लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए देवेंद्र, मैं बताना चाहूँ कुछ जगह पे है शहडोल जिले में, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर संवेदनशील जगह है, वहां पर लगातार जो पुलिस टीम है, पुलिस टीम वहां पर मौजूद है। कुछ जो बाहरी पुलिस है वो भी आई हुई है, आर्मी की टीम भी आई हुई है, जो जगह जगह पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाई हुई है, और ताकि किसी भी कोई भी वोटर को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, वो निर्भीक होकर के अपना वोट का मतदान कर सके। जी जी, यहाँ पर चुनाव तो धुआंधार हुए हैं, चुनाव प्रचार धुआंधार हुए हैं ये कहा जा सकता है, लेकिन मुद्दे क्या हावी हैं, क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से चुनाव प्रचार की हैं और लुभाने का प्रयास किए जनता को। जनता का जो रुख है वो पहले से ही समझ में आ रहा है कि कहां पर जाना है, क्योंकि देखिए चाहे मैं भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, वो अपने अपने वादे और अपने अपने दावों की बात कर रही है। पर सबसे मेन जनता जो है, जनता जिससे खुश है, जिन्होंने जनता को खुश करके रखा है, और उसमें कहा जाए एक तरह से कि अगर जनता जिस और है तो उनको ही वोट डालने का प्रयास कर रही है और उन्हें जिताने, क्योंकि उन्हें आदिवासी सीट है, तो कांग्रेस भाजपा दोनों आमने सामने हैं और मुकाबला तेज है। जी देवेंद्र। पंकज, जैसे आपने बताया कि दोनों ही पार्टियां आमने सामने, मुकाबला तेज है, लेकिन एक बात, देश में मोदी लहर भी चल रही है। मोदी लहर के सामने कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मोदी लहर, जो मोदी ने अपनी तरफ से योजनाएं चलाई हैं, उससे एमपी जो है, अगर बात करें पिछले चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो वो जीती थी।
एक वही जो योजनाएं हैं जिसमें लाडली बहना योजना जो शामिल की गई थी उसी से है जो ये कहा गया था कि पूरा चुनाव का रुख पलट गया था, यहाँ पर एमपी में बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी थी। अब अगर बात करें यहाँ पर तो कांग्रेस भी अपनी योजनाएं लेकर आई है। कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि वो योजनाओं के जरिए ही कहीं ना कहीं योजनाओं के जरिए ही कांग्रेस भी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार के मोदी जी की जो लहर की बात करूं, अगर भाजपा की लहर की बात करूं तो भाजपा की लहर आज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योजनाएं निकाली गई थी भाजपा के समय में वो योजनाओं का लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, लाडली बहना का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था इस पे, क्योंकि लाडली बहनों को मनाने के लिए भाजपा सरकार ने उस योजना को चलाया और योजना को चलाने के बाद में बताना चाहूँ उसका लाभ भी मिला, आज भी मिल रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं भाजपा को उसका लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने बताया कि महिलाओं को साधा गया था किस तरीके से योजनाओं के जरिए, अगर वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी जो है फसलों का भी नुकसान हुआ था, उसके बाद जो है उन्हें अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके के लगातार जो है किसान आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे जो है कितना असर लगता है आपको चुनाव पर इसका पड़ सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँ किसानों की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मौसम अभी कुछ दिनों से लगातार बदला हुआ है और मौसम में उतार चढ़ाव का जो समय आया था जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिसमें जिला प्रशासन ने बाकायदे उस पे सर्वे करा करके जिन किसानों को जितना भी नुकसान हुआ उसका बाकायदे उसे मुआवजा भी दिया गया है और मुआवजा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि घोषणाएं जो की थी सरकार ने, सरकार की घोषणाएं कुछ जगहों पर खरी उतरी है और कुछ किसान आज भी उससे नाराज हैं। जी शहडोल ये कहा जाता है कि यहाँ पर ट्राइबल एरिया है और इनको साधने की कोशिश दोनों पार्टियां जरूर की होंगी, बीजेपी और कांग्रेस। क्या क्या रणनीति अपनाई इसमें? देखिए, रणनीतियों की बात करूं तो भाजपा जगह जगह जा करके अपना चुनाव प्रचार की है, लोगों से मुलाकात की है, विकास की जो योजनाएं निकली हुई थी उन योजनाओं के बारे में चर्चा की है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब चुनाव के कुछ दिन पहले ही सीएम से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा के यहाँ पर आए हुए थे, वहीं कांग्रेस के भी राहुल गांधी भी आए हुए थे, आपको बता दूं। और नेताओं का जो चलन था वो आना जाना बना हुआ था, जिससे जो यहाँ की आदिवासी जनता है, आदिवासी जनता को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं जिला प्रशासन भी वोट डालने की अपील भी की, लोगों से अपील की। जिला प्रशासन कर्मचारियों ने भी गांव-गांव जा करके कई प्रकार से लोगों को मनाने का भी प्रयास किया ताकि 19 तारीख को जो वोट सके 100% शहडोल जिले में हो सके। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, अब हम रुख करेंगे सीधी का, जहां से प्रकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सीधी अगर जो हम बात करें तो सीधी सीट पे जो चुनाव प्रचार जो भी देखा गया है यहाँ पर सीधी में, और उस चुनाव प्रचार के बाद प्रशासन ने तैयारियां क्या की हैं, ये दोनों चीज हम जानना चाहेंगे। आवाज जी जी सीधी से प्रशासन ने जी सीधी से प्रशासन की तैयारी 2 दिनों से सीधी का प्रशासन मुस्तैद चल रहा है। रोडों पे गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उसकी चेकिंग लगातार जारी है। और सीधी लोकसभा क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में पहले करीब कांग्रेस का 6 विधानसभा में कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस एक ही विधानसभा में जीत हासिल कर पाई है और यहाँ भाजपा का 3 दशकों से दबदबा समझ में आ रहा है। जी तो यहाँ पर एक ही विधानसभा में जीत दर्ज कर पाई कांग्रेस, जहां तक आप बता रहे हैं सीधी लोकसभा सीट पर। ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी को एक तरफा जीत मिलने वाली है इस सीट पर? सीधी से जब बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा हुई थी तो लग रहा था कि भाजपा एक तरफा करीब 5 लाख वोटों से लोगों का कयास लगा जा रहा था राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों द्वारा कि भाजपा इस बार लगातार 5 लाख वोटों से जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस ने जो ओबीसी पत्ता खोला कमलेश्वर पटेल के रूप में, तो ये चुनाव आपस में 2 पार्टियों के बीच में एकदम भारी टक्कर समझ में आ रही है। इसमें बीजेपी के बागी सांसद राज्यसभा सांसद ने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अपना पर्चा भरा, जहां 42%
वोटर सीधी में आदिवासी क्षेत्र में 42% वोटर आदिवासी है और राज्यसभा सांसद उन्हीं 42% वोटरों को टारगेट करते हुए जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधी में अगर देखा जाए तो ये मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो है 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और एक पर कांग्रेस का है, तो कांग्रेस और अपनी सीटों पर कब्जा कराने के लिए किस तरीके की कांग्रेस ने वहां पर रणनीति बनाई थी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आमने सामने बिल्कुल टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, कांग्रेस की रणनीति है सीधी सांसदीय क्षेत्र देखा जाए तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन सिंह का क्षेत्र माना जाता है और सीधी सांसदीय क्षेत्र ने टोटल 1952 से अभी तक के चुनाव में सांसद के चुनाव हुए हैं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत हासिल हुई है और भाजपा कांग्रेस को भी, जिसमें से 7 बार भाजपा को जीत हासिल हुई है और 6 बार कांग्रेस को जीत हासिल हो पाई है। और सीधी संसदीय क्षेत्र की एक विशेषता ये भी है, यहाँ पुराने दिग्गजों जिनने भी चुनाव लड़ा है उनको जीत हासिल नहीं हो पाई है, हार का सामना करना पड़ा है। जिसमें से इंद्रजीत पटेल दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उनने 2 बार चुनाव लड़ा था, 2 बार उनको, एक बार गोविंद मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था और एक बार उनको बीजेपी के ही प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। और पिछली बार के चुनाव में अजय सिंह राहुल भैया रीति पाठक से चुनाव लड़े थे, जिसमें 2,81,000 लगभग वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और पिछले 3 दशकों से बीजेपी यहाँ अपने पांव जमाती नजर आ रही है। जी प्रकाश, अगर बात करें सीधी लोकसभा सीट की, सीधे तौर पर एक बात जानना चाहेंगे, सीधी का जनादेश क्या कहता है? सीधी का जनादेश इस बार कांग्रेस के प्रति रुख करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार CWC सदस्य भी हैं, 3 बार से वो विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार में वो रह चुके हैं और उन्हें चुनाव लड़ना मतलब कहीं ना कहीं अच्छी तरह से आता है। और यही राजेश मिश्रा जी अभी नए नवेले प्रत्याशी हैं भाजपा में और संघ का सर्वे कहीं ना कहीं भाजपा के विपक्ष में गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के व प्रदेश स्तर के, जिसमें से 2 बार डॉक्टर CM मोहन यादव का सीधी में दौरा हो चुका है और एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधी में दौरा हो चुका। वहीं अभी पिछले ही मतलब विगत दिनों शिवराज सिंह जी का सीधी में बड़ा रोड शो देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति सीधी का रुझान नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रकाश, ये मान सकते हैं कि जो मोदी फैक्टर जो चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी की जो लहर है टूटती हुई नजर आ सकती है क्या सीधी में? जी, मोदी की लहर क्या है, सीधी का वोटर साइलेंट वोटर कहा जाता है। यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारों द्वारा सीधी का वोटर साइलेंट वोटर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चुनाव तक जो भी बातें चलती हैं वो हमेशा कांग्रेस के रुझान में आती रहती है। जैसा कि हमने बताया कि राजनीति के चाणक्य कहने जाने वाले अर्जुन सिंह का क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ मतलब दबदबा भी कांग्रेस का रहता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो कांग्रेस के विपक्ष में चले जाते हैं और भाजपा को जीत हासिल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटरों का द्वारा परिणाम अभी से समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो एक सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, ये एक राम मंदिर का जो फैक्टर है, ये हर लोकसभा सीट पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम कर रहा है। क्या लगता है कि सीधी सीट पर राम मंदिर फैक्टर काम नहीं करने वाला? जी, सीधी सीट पर जैसे कि अन्य जगहों में पूरे देश में धारा 370, राम मंदिर और खास करके मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का असर सीधी में दिखाई दे रहा है ना। मुफ्त खाद्यान्न, ऐसी कई नल जल योजनाएं हो गई, सीधी में भाजपा के प्रति इसका असर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ के वोटर जो है साइलेंट रहते हैं, हाँ, खास करके आदिवासी वोटर, 42% आदिवासी वोटर जो है, जिसको गोंगपा भी मतलब एकदम अपने कब्जे में, गोंगपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह जो कि राज्यसभा के भाजपा के प्रत्याशी रहे, भाजपा के सांसद रह चुके हैं, इस बार बागी होकर गोंगपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 42% आदिवासी वोटरों पर और लगा कब्जा जमाने के चक्कर में है। वहीं ओबीसी फैक्टर देखा जाए तो कमलेश्वर पटेल ओबीसी हैं और लगातार जो उन्हें अपनी चुनाव सभाओं में जैसे कि मतलब वादे किए हैं कि माझी समाज जो एक है, माझी समाज ने श्री राम की नैया पार लगाई थी, वो हमारी भी नैया पार लगाएगा, ऐसे वक्तव्य देते हुए मतलब ओबीसी वोटरों को एकदम ध्रुवीकरण कर अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये ध्रुवीकरण एक तरह से देखा जा सकता है कि कमलेश्वर पटेल को आगे ले जा सकता है डॉक्टर राजेश मिश्रा से। फिलहाल हमको लग रहा है कि अभी तक की पूरी तैयारियों पर हम इन सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संवाददाताओं का कि अपने अपने क्षेत्र की चर्चाएं की और जो मुख्य बातें थीं उन्हें हमारे दर्शकों तक बताई। अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा की बात तो हम अपने सहयोगियों के साथ ही करेंगे और बात चर्चा करेंगे कि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो महत्वपूर्ण सीट है और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर जो बात करें तो एकमात्र यही सीट थी छिंदवाड़ा की जिस पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी और नकुल नाथ सांसद बने थे। तो क्या लगता है कि सबसे पहले तो हम वैशाली जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है कि छिंदवाड़ा में जो लोकसभा सीट है ये जिस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं वहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है, नकुलनाथ कमजोर हुए हैं, कमलनाथ कमजोर हुए हैं, कांग्रेस कमजोर हुई है, या कि उनके जो रिश्ते हैं लोगों से जो जुड़ाव है और जो विकास का काम किया है वो भारी पड़ेगा? क्या आपकी राय? जी, लेकिन जैसे छिंदवाड़ा सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले बता दें कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि 1952 में जब यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे और उसके बाद से 2014 तक यहाँ पर जो है बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। कांग्रेस को गढ़ के जो अगर बात करें तो उसको भेद पाने की कोई भी पार्टी चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो कर नहीं पाई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के अमित शाह वो दौरे पर आए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी, यहाँ पे रुकिए, उन्होंने लोगों से संवाद भी किया, बातचीत भी करी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर देवेंद्र जी ये भी खड़ा होता है कि कई बड़े जो अगर नकुलनाथ को उतारा है, उनके बेटे को उतारा है, कमलनाथ के बेटे को उतारा है, उनके ही जो चाहने वाले हैं कई करीबी हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं। हालांकि वो बीजेपी की तरफ जा चुके हैं लेकिन कांग्रेस की पार्टी छोड़ने के बाद भी नकुलनाथ और कमलनाथ के बारे में कभी कुछ उन्होंने बोला नहीं है। तो साफ तौर पर एक चीज ये नजर आती है कि पार्टी तो छोड़ दी है लेकिन शायद चहेते अभी भी उन्हीं के बने हुए हैं। विकास की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने वहां जरूर कुछ विकास करे होंगे तभी वहां पर उस गढ़ को जो है भेद पाने की अभी तक कोई कोशिश नहीं करवाया। लेकिन अब बीजेपी भी अपना पूरा ध्यान जो है वहां पर लगाई हुई है। बीजेपी एकमात्र सीट है जिसको जीतने की पूरी कवायद कर रही, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों के दौरे भी वहां पर हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये चाणक्य जो राजनीति के चाणक्य अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। हाल फिलहाल में यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी गए थे जहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे तौर पे यही कहा है कि बीजेपी भी इस सीट में जीत हासिल करेगी और बीजेपी इस बार ये जो छिंदवाड़ा सीट को पूरी तरीके से साधने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। जी छिंदवाड़ा सीट को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन नकुलनाथ, अब नब्बे हम आपके पास आना चाहेंगे, नवजीत कौर माफ कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे और ये आपसे ये सवाल है, आपका आकलन क्या कहता है कि जो आधुनिक राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह डेरा जमाए हुए हैं यहाँ छिंदवाड़ा में, तो ये भारी पड़ेंगे या फिर उनका जो लगाव है नकुलनाथ और कमलनाथ का वो भारी पड़ने वाला है? क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो पूरा फोकस था वो छिंदवाड़ा सीट पर था क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। आपको बता दें कि पिछली बार 29 सीटों में से केवल एकमात्र सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी का कब्जा देखा गया था। अब उसको भेदने की जो है बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता वहां पर आए, किस तरीके से रोड शो किया, चुनाव प्रचार किया और जनता को साधने की कोशिश की। अगर इसी के साथ बात की जाए, जिस तरीके से वैशाली ने अभी बताया कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में लगातार जो कमलनाथ के करीबी थे वो जा रहे थे और पार्टी से तो वो कहीं ना कहीं नाराज थे। जिस तरीके से आपने अभी बताया था कि कमलनाथ से और नकुलनाथ से उनकी नाराजगी नहीं थी। सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर आता है राम मंदिर। जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से आमंत्रण दिया गया था लेकिन पार्टी के हाईकमान ने जो है साफ जाने से इनकार कर दिया था। तो इसका कहीं ना कहीं वहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। अगर एक चीज तो यहाँ पर है नवजीत की भले ही कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया हो या फिर राम कथा की अगर जो जहां तक बात हो छिंदवाड़ा में, तो वो तो वहां पर कमलनाथ जरूर कराते रहे हैं चाहे पार्टी कुछ भी कहती रही हो। ऐसे में जुड़ाव तो लोगों का कमलनाथ की तरफ है ही, तो अगर जो देखा जाए तो, लेकिन यह कितना जुड़ाव रह पाया है ये देखने वाली बात है।
तो कुल मिलाकर के पहला चरण है और पहले चरण के जो रण हैं इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों पर कल मतदान होना है और कल तय होगा कि आखिर जो पूरी सीटें हैं, ये जो 6 की 6 सीटें हैं उस पर जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, तो और 400 पार का नारा लेके चल रही है। तो एक जो सीट है छिंदवाड़ा की, ये जो छिंदवाड़ा की सीट है ये कांग्रेस बीजेपी के पास नहीं थी, ये कांग्रेस के पास थी। तो इसे भी अगर जो जीतने का दावा करती है तो अब देखने वाली बात है कि जो भी चक्रव्यूह बीजेपी छिंदवाड़ा में रची है उसे नकुलनाथ और कमलनाथ भेद पाते हैं या नहीं। पर देवेंद्र जी, देखने वाली बात ये भी होगी कि ये जो चक्रव्यूह पूरा रचा गया है इसको भेद पाना शायद कहीं ना कहीं भले बड़े बड़े दिग्गज ही आ जाए, चाणक्य नीति कहे जाने वाले अमित शाह भी आ जाए, लेकिन ये भेद पाना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से अगर कल ही की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका था, उससे पहले जो है कमलनाथ ने जनसभा की थी और रोड शो भी किया था, उसमें वो भावुक होते हुए भी नजर आ रहे। तो ऐसा लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। अब कितना असर देखने को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी नवजीत कौर और वैशाली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।